नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन का संस्थापक सदस्य बना भारत। संयुक्त राष्ट्र ने महासभा के 74वें अधिवेशन में लॉन्च किया यह अलायंस। कोविड-19 के चलते ठंडी पड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से हुई लॉन्चिंग। अरुणाचल प्रदेश में तितली की 2 नई प्रजातियों की खोज। प्रजातियों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1327। पारितंत्र खाद्य जाल में तितलियों की है खास भूमिका। केंद्र ने शुरू की नई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 योजना। 7.75% बचत बॉन्ड 2018 की जगह लेगी नई स्कीम। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा ये बॉन्ड। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जारी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने जारी की है रिपोर्ट। लैंगिक पहचान के चलते लड़कियों के लापता होने के आंकड़े चौंकाने वाले। और केंद्र ने लॉन्च की नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर पेश किया वर्क प्लान। नशा मुक्त होने के लिए निगरानी समेत जन जागरूकता पर रहेगा जोर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन का संस्थापक सदस्य बन गया है। UN द्वारा लॉन्च इस अलायंस को कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया है। 30 जून को UN जनरल असेंबली के 74वें अधिवेशन के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। यह अलायंस सदस्य देशों को एक ऐसा फोरम मुहैया कराएगा जहां पर गरीबी से वैश्विक शांति, मानवाधिकार और सतत विकास को होने वाले खतरों पर बात की जा सकेगी। इस मौके पर भारत ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी को खत्म करना सिर्फ मौद्रिक कमी पूरा करना नहीं है, बल्कि गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छता, उचित घर और सामाजिक सुरक्षा भी मुहैया कराना है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि कोविड के बाद से गरीबी का एक नया डायमेंशन देखने को मिला है, जिसे शब्दों में कहें तो गरीबी एक ऐसे अपराध की सजा है जिसे कोई व्यक्ति अंजाम नहीं देता। आपको बता दें कि UN के मुताबिक वैश्विक स्तर पर लगभग 2.1 बिलियन लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इसमें से 767 मिलियन लोग गंभीर रूप से गरीबी की स्थिति में हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 2006 से 2016 के बीच भारत में 271 मिलियन लोग गरीबी की स्थिति से बाहर निकले हैं। भारत और भूटान ने अपने पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक ज्वाइंट वेंचर के लिए कंसेशन एग्रीमेंट यानी रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 600 मेगावाट की खोलोंगछू परियोजना को भूटान के कम विकसित पूर्वी क्षेत्र में खोलोंगछू नदी पर निर्मित किया जा रहा है। भारत और भूटान के बीच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पहली बार 50-50 ज्वाइंट वेंचर से बनेगा, न कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के जरिए। खोलोंगछू परियोजना उन 4 अतिरिक्त परियोजनाओं में से एक है जिन पर 2008 में सहमति बनी थी। भारत ने भूटान में 2020 तक 10,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने में सहयोग की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। इस परियोजना को खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के जरिए लागू किया जाएगा। खोलोंगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बनी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। आपको बता दें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर भारत और भूटान के संबंधों का फ्लैगशिप एरिया है। अगस्त 2019 में भारत और भूटान के प्रधानमंत्री ने मांगदेछू परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका काम हाल ही में पूरा हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक ने स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है। परियोजना का मकसद भारत में सरकारी स्कूलों में लर्निंग आउटकम और गवर्नेंस में सुधार लाना है। इसके लिए विश्व बैंक $500 मिलियन की राशि भारत को देगा। यह परियोजना भारत के 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के लिए है। इस परियोजना का लाभ लगभग 15 लाख स्कूलों के लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी और 1 करोड़ अध्यापकों को मिलेगा। राज्यों में इसे समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2004-05 से 2018-19 के बीच भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई। लेकिन लर्निंग आउटकम्स के मामले में अभी बहुत ही पिछड़ापन देखने को मिलता है।
स्टार्स शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ ही स्कूलों में गवर्नेंस और विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मजबूत करेगा। आपको बता दें कि भारत में सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने और सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए 1994 से ही विश्व बैंक साझेदार के तौर पर काम कर रहा है। स्टार्स कार्यक्रम इसी का एक हिस्सा है। स्टार्स से पहले भी विश्व बैंक ने अब तक इस लक्ष्य के लिए $3 बिलियन से अधिक की सहायता दी है। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने तितलियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें एक है स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रिक और दूसरी है एलुसिव प्रिंस। एलुसिव प्रिंस पूर्वी हिमालयों में पाई जाने वाली ब्लैक प्रिंस जैसी ही है। ये अच्छे संकेत हैं कि तितलियों की नई प्रजातियों की खोज हुई है। दरअसल तितलियां पारितंत्र के लिए काफ़ी अहम होती हैं। इस तरह भारत में तितलियों की पाई जाने वाली कुल प्रजातियों में 2 और जुड़ गई हैं और अब यह संख्या बढ़कर 1327 हो गई है। तितलियों के बारे में बता दें कि ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। पादपों की संख्या बढ़ाने में तितलियों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि कीट पतंगों, छोटे जीव, पक्षी, जल और वायु की तरह ही तितलियां भी परागण की मुख्य एजेंट होती हैं। ये एजेंट्स किसी नर पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को किसी मादा पुष्प के स्टिग्मा में ट्रांसफर करते हैं। तितलियां पारितंत्र के खाद्य जाल में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये कई चिड़ियों, बर्रों, मकड़ियों और नॉन वर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकियों का भोजन होती हैं। इसलिए अगर तितलियों की संख्या में कमी आती है तो इन पर निर्भर जीवों की संख्या में भी गिरावट आएगी। यह प्रजाति अकशेरुकियों की मौजूदगी को भी बताती है। तितलियां स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ पारितंत्रों की संकेतक भी हैं। जहां तितलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, वह बताता है कि पर्यावरण में शुद्धता का स्तर अच्छा है। केरल और पुणे के शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति को एक बार फिर से खोजा है। ग्लोबा एंडरसोनाई नाम का यह पौधा सिक्किम हिमालय में लगभग 136 साल के लंबे अंतराल के बाद मिला है। विलुप्त मान लिए गए इस पौधे को डांसिंग लेडीज या स्वान फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। अंतिम बार 1875 में ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी सर जॉर्ज किंग ने इस पौधे के टेक्सॉन सिक्किम हिमालय से कलेक्ट किए थे। ग्लोबा एंडरसोनाई में सफ़ेद रंग के फूल पाए जाते हैं। पौधे की इस प्रजाति का विस्तार मोटे तौर पर तीस्ता नदी घाटी तक सीमित है। इसके अदरक या हल्दी कुल के पौधों से संबंधित होने की संभावना है। हाल ही में CSE के एक विश्लेषण के अनुसार कई शहरों में ओजोन प्रदूषण काफी बढ़ गया है। यह विश्लेषण लॉकडाउन के दिनों में 15 राज्यों के 22 शहरों में CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित था। हालांकि लॉकडाउन के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड और PM यानी पार्टिकुलेट मैटर का स्तर वायुमंडल में कम हुआ है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं के मुताबिक ओजोन प्रदूषण वर्ष भर परिवर्तनशील रहता है। धरती के निचले वायुमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन खतरनाक प्रदूषकों में से एक है। यह बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली गैस है। यहाँ तक कि सांस की बीमारी और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए घंटे भर भी ओजोन प्रदूषण में रहना खतरनाक है। यही कारण है कि जहां अन्य प्रदूषकों के लिए 24 घंटे का औसत मापा जाता है, वहीं ओजोन के लिए 8 घंटे का औसत लिया जाता है। आपको बता दें कि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन सीधे किसी भी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता। यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अन्य वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सूर्य के प्रकाश और गर्मी के प्रभाव में फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं से बनता है। इसलिए इसे तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब सभी स्रोतों से इन गैसों को नियंत्रित किया जाए। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जारी किया गया। यह गाइडलाइन PWMR यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पर आधारित है। प्रोड्यूसर द्वारा तय लक्ष्य को पूरा न करने पर पेनाल्टी का प्रावधान भी है। इस गाइडलाइन में मैन्युफैक्चरर, ब्रांड ओनर या इंपोर्टर के लिए प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के 3 मॉडल हैं। पहला फी बेस्ड मॉडल, इसमें प्रोड्यूसर को सेंट्रल लेवल पर बने EPR कॉर्पस फंड में अपने प्लास्टिक वेस्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बाकी प्लास्टिक वेस्ट रिकवरी या मैनेजमेंट से संबंधित मामले अर्बन लोकल बॉडी देखेगी। दूसरा प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा जो कि प्रोड्यूसर की तरफ से प्लास्टिक वेस्ट से संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। तीसरा प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, इसमें प्रोड्यूसर को इतनी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट रिकवर करना होगा जितना वो प्रोड्यूस करता है, पर इसमें यह ज़रूरी नहीं कि वो उसी प्लास्टिक वेस्ट को रिकवर करे जो उसके द्वारा फैलाए गए हैं।
PWMR में लोकल बॉडीज, पंचायत, रिटेलर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और EPR सरीखे नियम मिलते हैं। EPR के मुताबिक उत्पादनकर्ता को अपने उत्पाद के पूरे जीवन काल में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, यानी कि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी उत्पाद पर्यावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव डाल सके। EPR की मॉनिटरिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा की जाती है। युगांडा रेड प्लस के परिणामों को UNFCCC को सौंपने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। REDD+ यानी रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सदस्यों द्वारा विकसित की गई है। REDD+ जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से तैयार की गई रणनीति है। इसमें विकासशील देशों को डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी वन निम्नीकरण से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये इंसेंटिव परिणाम आधारित होते हैं। यहाँ जानना जरूरी है कि UN रेड प्रोग्राम रेड प्लस से अलग है। UN रेड में देशों की मदद की जाती है कि वे रेड प्लस में मिलने वाले इंसेंटिव को पाने के काबिल बन सके। आपको बता दें कि वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण वैश्विक स्तर पर लगभग 11% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। UN रेड के आंकड़ों के मुताबिक पृथ्वी हर मिनट में 40 फुटबॉल मैदान के बराबर वन क्षेत्र को खो रही है। इधर FATF ने अवैध वन्य जीव व्यापार पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्य जीव व्यापार नाम से है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अवैध वन्य जीव व्यापार को वैश्विक खतरा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध वन्य जीव व्यापार का संबंध आधुनिक दासता, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के व्यापार जैसे बाकी संगठित अपराधों के साथ भी है। इस अवैध व्यापार से प्रति वर्ष $23 बिलियन तक का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है। यह रिपोर्ट FATF वैश्विक नेटवर्क में लगभग 50 जुरिस्डिक्शन के इनपुट के साथ साथ निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से विशेषज्ञता पर आधारित है। रिपोर्ट की माने तो अपराधी वैध वन्यजीव व्यापार का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, वन्यजीव अपराधों से बचने के लिए वे अन्य आयात निर्यात व्यवसायों का भी सहारा ले रहे हैं। साथ ही इस अवैध व्यापार से जुड़े लोग भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और कर चोरी जैसे अपराधों में भी लिप्त हैं। अध्ययन के दौरान जानकारी देने वाले 45 देशों में से 22 ने खुद को वन्यजीव अपराध के लिए स्रोत देश माना, तो वहीं 18 ने खुद को ट्रांजिट कंट्रीज यानी पारगमन देश और 14 ने खुद को गंतव्य यानी डेस्टिनेशन देशों के रूप में माना है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के आयात और निर्यात के नियमन के लिए नए नियम जारी किए हैं। वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का ऑफिस इस तरह के व्यापार के मामलों को देखता है। नए नियमों के मुताबिक इन जानवरों और पक्षियों के मालिकों को अपने स्टॉक की जानकारी अपने राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास भी रजिस्टर करानी होगी। वन्यजीव विभाग के अधिकारी प्रजातियों की एक इन्वेंट्री भी तैयार करेंगे और उन्हें इनका व्यापार करने वाले व्यापारियों की निगरानी का अधिकार भी होगा। इससे वे ये जान सकें कि इन जानवरों और पक्षियों को स्वस्थ हालातों में रखा गया है। इसके अलावा इन प्रजातियों के स्टॉक की जानकारी भी 6 महीने में देनी होगी। एक्सोटिक स्पीशीज साइट्स की अनुसूची 1, 2 और 3 में शामिल जानवरों को माना जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल जानवरों को एक्सोटिक नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज एक बहुपक्षीय संधि है। इसमें पौधों, जानवरों और पक्षियों को विभिन्न श्रेणियों के तहत रखा जाता है। इन्हें IUCN के सदस्यों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 योजना की शुरुआत की है। यह योजना 7.75% बचत बॉन्ड 2018 की जगह लेगी। योजना से मिलने वाले लाभ पर कर लगाया जाएगा। यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किया जाएगा। आइए योजना से जुड़े कुछ अन्य मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। बॉन्ड को भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा खरीदा जा सकेगा। न्यूनतम 1000 रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। हालांकि बॉन्ड में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। इन बॉन्ड्स को जारी होने की तारीख से 7 वर्ष की समाप्ति पर रीपे किया जाएगा। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज को समय से पहले भी रीपे की अनुमति दी जाएगी। बॉन्ड को SBI, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्पेसिफाइड निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में सीधे या उनके एजेंट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
बॉन्ड पर ब्याज हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होगा। साथ ही ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट की जाएगी। फिलहाल 1 जनवरी 2021 को कूपन का भुगतान 7.15% की दर से होगा। इसके बाद ब्याज दरों में पहला रीसेट 1 जनवरी 2021 को ही किया जाएगा। इधर अंकटाड ने ई कॉमर्स मोरेटोरियम को समाप्त करने के भारत के रुख का समर्थन किया है। ई कॉमर्स मोरेटोरियम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मानना है कि WTO द्वारा ई कॉमर्स मोरेटोरियम विकासशील देशों के राजस्व के लिहाज से हानि का सौदा है। अंकटाड के रिसर्च पेपर के मुताबिक कोविड-19 संकट के दौरान विकासशील देशों में फिल्मों, संगीत, वीडियो गेम और प्रिंटेड मैटर जैसी लग्जरी वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के आयात में तेजी देखी गई है। लेकिन जहां इस पर सीमा शुल्क लगाकर विकासशील देश कर राजस्व बढ़ाते, वहां इस नियम की वजह से उन पर पाबंदी लग जाती है। आपको बता दें कि 1998 में ई कॉमर्स मोरेटोरियम पर सहमति बनी थी। इसका कारण यह समस्या थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को कैसे वर्गीकृत किया जाए और इसके अंदर कौन सी चीज़ों को रखना है। WTO के सदस्यों ने पिछले साल दिसंबर में ई कॉमर्स मोरेटोरियम को 6 महीने यानी जून 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान जैसे देशों ने तो ई कॉमर्स मोरेटोरियम को स्थायी करने की मांग की है, जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इसका कड़ा विरोध किया है। बीते दिनों विश्व बैंक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक पंचवर्षीय लोन को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $400 मिलियन की राशि लोन के तौर पर मंजूर की है, ताकि गंगा नदी बेसिन में प्रदूषण को कम करने के लिए अवसंरचना को सुधारा जा सके। इससे पहले भी विश्व बैंक नमामि गंगे के पहले चरण के लिए $600 मिलियन की राशि दे चुका है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 25,000 करोड़ रुपए के 313 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जा चुके हैं। मिशन को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण में दूसरी अहम नदियों यमुना और काली नदी के सफाई अभियान को भी जोड़ दिया गया है। दूसरे चरण में $150 मिलियन गंगा की सहायक नदियों के लिए आगरा, मेरठ और सहारनपुर में 3 नए हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट के लिए मंजूर होंगे, जबकि $160 मिलियन बक्सर, मुंगेर और बेगूसराय में DBOT यानी डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स के लिए मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और राशि दूसरे विकास अभियानों के लिए जारी होगी। आपको बता दें कि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर हुई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य भागों में शामिल हैं सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी और गंगा ग्राम। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधारित किसी प्रोजेक्ट में पहला 40% भुगतान सरकार करती है। यह 40% भुगतान सरकार निर्माण के दौरान 5 बराबर किस्तों में करती है, जबकि 60% भुगतान डेवलपर करता है, लेकिन यह भुगतान प्रोजेक्ट पूरा होने पर किया जाता है, जिसकी वार्षिक किस्तों में अंतर होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने PMFME यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना लॉन्च की है। योजना का आउटले 10,000 करोड़ रुपए का है। योजना लगभग 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ मददगार साबित होगी। इसके तहत अगले 5 सालों में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा 60:40 के अनुपात में रखा गया है। वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए यह बंटवारा 90:10 के अनुपात में होगा। मंत्रालय के मुताबिक स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट संस्थागत ऋण, आधुनिक तकनीक, मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्किल और गुणवत्ता नियंत्रण की जानकारी का अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करती हैं। PMFME योजना इन चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर हर साल हर 3 में से एक लड़की जन्म से पहले और जन्म के बाद होने वाले सेक्स सिलेक्शन की वजह से लापता हो जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर यह संख्या 142 मिलियन है, वहीं भारत में यह संख्या 46 मिलियन है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 50 सालों में यह संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 1970 में यह आंकड़ा 61 मिलियन था। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र की बच्चियों में एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी की दर भारत में सबसे ज़्यादा है। एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी रेट 5 साल से कम उम्र की बच्चियों में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी रेट का अंतर होती है।
रिपोर्ट में 2014 में किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक भारत में 5 साल से कम उम्र की हर 9 में से एक बच्ची को जन्म के बाद जेंडर की वजह से मार दिया जाता है। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार 3 मुख्य कारक की बात की गई है। इनमें शामिल हैं FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, बाल विवाह और बेटी के बजाय बेटे को तरजीह देना। बीते दिनों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को लॉन्च किया गया। इसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर पेश किया गया। इस मौके पर राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन हिस्सा लिया। यह कार्य योजना इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित 272 जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस अवसर पर ड्रग डिमांड रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी किया गया। कार्य योजना में 3 स्तर पर समस्या से लड़ने का खाका तैयार किया गया है। इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निगरानी, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा आउटरीच, जागरूकता के प्रयासों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार को बढ़ावा देने का जिक्र है। कार्य योजना के प्रमुख कंपोनेंट में जागरूकता सृजन कार्यक्रम, अस्पताल में उपचार की सुविधाओं को बढ़ाने और सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसके अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर खास ध्यान दिए जाने की बात भी योजना का हिस्सा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2018 से 2025 की अवधि के लिए ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार किया है। इसका मकसद शिक्षा, नशे से जुड़े व्यक्तियों के डी एडिक्शन और इन व्यक्तियों और उनके परिवारों के पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्परिणामों को कम करना है। RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एंड टू एंड QKD के लिए एक यूनिक सिमुलेशन टूल किट विकसित किया है। इसे QKD सिम नाम दिया गया है। QKD सिम मॉड्यूलर सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रोटोकॉल के विभिन्न वर्गों का विकास कर सकता है। यह कार्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्वांटम प्रयोग परियोजना का एक हिस्सा है। यह भारत का उपग्रह आधारित क्वांटम संचार के क्षेत्र में पहला प्रयास है। इसे इसरो द्वारा समर्थन दिया गया है। RPI भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक स्वायत्त संस्थान है। आज के समय में सुरक्षित और बिना किसी गलती के संचार प्रोटोकॉल का महत्व बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के कारण तो दिन प्रतिदिन की अधिकांश गतिविधियां डिजिटल माध्यम से हो रही हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। इसके लिए QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक आकर्षक समाधान है। यह एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है, मतलब एक साझा रैंडम सीक्रेट की जिसके बारे में केवल संचार पक्षों को पता होता है। इस की को संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। QKD की एक विशेषता यह है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी संदेश को हैक करने की कोशिश करता है तो इसका पता तुरंत लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटम सिस्टम को मापने की कोई भी प्रक्रिया पता लगाने लायक विसंगतियों का निर्माण करती है। आइए अब मैप के सेक्शन पर डालते हैं नजर। बात करते हैं रूस की। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। यूराल पर्वत और यूराल नदी रूस को यूरोपीय और एशियाई रूस में विभाजित करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में बाल्टिक सागर स्थित है। रूस अपनी सीमा अजरबैजान, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, नॉर्वे, पोलैंड, यूक्रेन से साझा करता है। रूस का कैलिनिनग्राद क्षेत्र लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है। 20 जून 2020 को रूस के वर्खोयांस्क शहर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि आर्कटिक सर्कल क्षेत्र में अभी तक का दर्ज अधिकतम तापमान है। दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल रूस में स्थित है। रूस में स्थित लडोगा झील यूरोप की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रूस से बहते हुए कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। आज हम आपको जापान के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर तनाव चर्चा में है।
आपको जापान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम और इससे संबंधित अन्य जानकारियां कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगले बुलेटिन में हम आपको जापान के मैप और अन्य जानकारियों से रूबरू कराएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल के लिए महान्यायवादी के रूप में कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वेणुगोपाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुनः नियुक्त किया गया है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलता है। सूडान, इथियोपिया और मिस्र ने लंबे समय से चल रहे जल विवाद के समाप्त होने की उम्मीद जताई है। इन देशों ने अफ्रीकी संघ की मध्यस्थता में इस विवाद को 2 या 3 सप्ताह के भीतर सुलझाने की बात कही है। दरअसल इथियोपिया ब्लू नील नदी पर GERD यानी ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह से मिस्र और सूडान में जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हाल ही में पंचायती मामलों के मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के सामने पंचायतों के लिए मिलने वाली राशि को 5 गुना करने की बात रखी है। 14वें वित्त आयोग के तहत आवंटित 2 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की मांग रखी है। संविधान की 11वीं अनुसूची में देश भर में 2.63 लाख पंचायतों के लिए 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यों के लिए पंचायतों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाले आवंटन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे ICRS यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन को डिजिटल इंडिया योजना के तहत CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की ई-रक्त कोष टीम ने बनाया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के AHIDF यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी। AHIDF डेयरी और मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु चारा संयंत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि की सुविधा देगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। अध्यादेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में सहकारी बैंकों पर लागू होने वाले नियमों में बदलाव करेगा। अध्यादेश सहकारी बैंकों पर अन्य बैंकों की तरह ही RBI की शक्तियों को बढ़ाएगा। इससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए देश में अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी। यह दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। यदि किसी कोविड-19 रोगी को प्लाज्मा की जरूरत होगी तो डॉक्टरों या अस्पतालों को प्लाज्मा के लिए यहां संपर्क करना होगा। बीते दिनों त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की घोषणा की। इसके तहत शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण से निपटने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं का नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट दिया जाएगा। 500 रुपए की लागत वाली इस किट में मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री होगी। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल्स बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। यह फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IBM के साथ पार्टनरशिप में है। इसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों तक पहुंच बढ़ाने और उद्योगपतियों को नए संसाधन मुहैया कराना है। यह प्लेटफॉर्म देश में वर्तमान स्किल गैप को कम करने में सहायक होगा। इसमें छात्रों के लिए 10 सप्ताह की अवधि के स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप का आयोजन भी होगा। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने 5 मोबाइल मृदा परीक्षण लैब्स की शुरुआत की है। इसका मकसद उर्वरकों के उचित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत खेतों में ही मुफ्त में मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। इन मोबाइल लैब्स में नवीनतम मृदा परीक्षण उपकरण लगे होंगे, जिससे कि मिट्टी का मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन एनालिसिस किया जा सके। इसके अलावा ये मोबाइल लैब विभिन्न कृषि विषयों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रणाली से भी लैस है।
बीते दिनों केंद्र ने इंडियन स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन किया है। यह संशोधन राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद किया गया। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना और राज्यों में प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क की एक रूपता लाना है। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय प्रतिभूति बाजार का निर्माण होगा। नए नियमों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ स्टाम्प शुल्क को उचित रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया गया है। इसमें खरीदार के डोमिसाइल के हिसाब से स्टाम्प शुल्क का बंटवारा राज्यों में किया जाएगा। यह संशोधन वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से लाया गया है और नियम 1 जुलाई 2020 से लागू किए गए हैं। NBRI यानी नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब स्थापित किया है। इसमें BSL यानी बायोसेफ्टी लेवल 3 की सुविधा है। बायोसेफ्टी स्तर का निर्धारण पैथोजन के आधार पर किया जाता है। ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के लिए किसी लैब में BSL 2 स्तर की सुविधा की सिफारिश की गई। बीते दिनों भारतीय नौसेना में उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया गया। मारीच सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों से संचालित किया जा सकता है। इससे भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता में इजाफा होगा। मारीच का डिजाइन और विकास स्वदेशी DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया है। रक्षा क्षेत्र का PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इस डिकॉय सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। और संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई तक पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने सभी से अनुरोध किया कि वे संकल्प पर्व में हिस्सा लें और देश में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए वृक्षारोपण करें। संस्कृति मंत्रालय ने मुख्य रूप से 5 तरह के पेड़ यानी बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल लगाने पर जोर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक ये पेड़ देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।